थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास एक फंक्शन है x² + 4, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकाल लेते तो क्या होगा? 2x + 4 0, ठीक है ना। सो डेरिवेटिव इज 2x, बराबर है। तो हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। किसको डिफरेंशिएट किया? x² + 4 को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो आपको मिला 2x एज अ डेरिवेटिव। ओके, अब देखिए मुझे फंक्शन गिवन था, वहां से मुझे क्या मिला? डेरिवेटिव। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव इज अ रेट मेजर, वो एक रेट मेजर होता है। बट डेरिवेटिव सिर्फ रेट मेजर होता है ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। डेरिवेटिव अलग अलग चीज हो सकती है। जैसे हमने देखा था कि फिजिक्स में अगर क्वांटिटीज के बारे में सोचेंगे तो हमने अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है, बराबर है। वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं और मुझे वेलोसिटी मिल रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, ओके, तो मैं कहां तक पहुंच सकता हूं? वेलोसिटी तक। इतना मुझे डेरिवेटिव नहीं बताया, या फिर डेरिवेटिव में हमने सीखा है। लेकिन अब मेरे दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई x² + 4 का डेरिवेटिव 2x है, ये मुझे पता है, यानी मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ना डेरिवेटिव अगर गिवन है तो मुझे फंक्शन वापस मिलाना है, मुझे वो फंक्शन पता करना है कि जिसका मुझे डेरिवेटिव पता है। क्योंकि मेरे लिए क्या है, ऑब्वियसली डेरिवेटिव हम जिसका निकाल रहे हैं वो भी फंक्शन, और एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के बाद जो मिल रहा है वो भी तो खुद फंक्शन है। 2x इज आल्सो फंक्शन। ओके, तो मुझे अगर किसी ने 2x गिवन दिया है, चलिए 2x दिया है और पूछा आपको कि भाई ये किसका डेरिवेटिव है पता करो, तो फंक्शन है तो मैं उसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ 2x। लेकिन मुझे डायरेक्टली डेरिवेटिव ही गिवन है। यस, डेरिवेटिव इज गिवन टू यू। ये 2x है ना किसी का डेरिवेटिव है, बस आप मुझे ये बताओ कि ये डेरिवेटिव है किसका, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। सो फिर वहां पे मेरा डिफरेंशिएशन का नॉलेज खत्म हो जाता है। डेरिवेटिव मुझे इसका आंसर नहीं बता सकता। डेरिवेटिव मुझे क्या दे सकता है कि भाई ये फंक्शन है ना, आप इसका डेरिवेटिव ये है। सो फ्रॉम फंक्शन आई कैन डिराइव डेरिवेटिव। सो फंक्शन से डेरिवेटिव निकालना ये मेरा डिफरेंशिएशन का नॉलेज है। डिफरेंशिएशन में मैंने इतना पढ़ा है। बट अब मेरी जो इंटरेस्ट है वो मुझे फाइंड करना है कि भाई मेरे पास कोई डेरिवेटिव अगर ऑलरेडी गिवन है, इफ डेरिवेटिव इज गिवन टू मी, आई वांट टू फाइंड द फंक्शन ऑफ विच इट इज डेरिवेटिव। वो फंक्शन मालूम करना है, पता करना है कि जिसका ये डेरिवेटिव है। तो फिर मेरे पास और कोई ना कोई टूल होना चाहिए, ऐसा कोई ना कोई मेरे पास मेथड होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, जिससे मैं ये अगर डेरिवेटिव है ना वापस से मैं फंक्शन के पास पहुंचूं कि भाई ये कौन फंक्शन है, ठीक है ना। सो मुझे डेरिवेटिव से फंक्शन की तरफ पहुंचना है। डेरिवेटिव में मैं कहां से गया? फंक्शन से डेरिवेटिव तक गया। अब मेरा पाथ यहां से इधर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक पहुंचने का जो भी प्रोसेस है, अगर वो डिफरेंशिएशन है, तो डेरिवेटिव से फंक्शन तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली डेरिवेटिव के उल्टा है, अपोजिट है। मैं बोलूंगा इट्स द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव और इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। या फिर हम ये बोलेंगे कि अगर ये डेरिवेटिव है ना तो ये डेरिवेटिव के उल्टा है, दैट इज एंटी डेरिवेटिव बोल सकता मैं इसको, कि ये एंटी डेरिवेटिव है। संदेश आपका माइक ऑन है। ओके, थैंक यू। सो डिफरेंशिएशन के एग्जैक्ट उल्टा प्रोसेस यानी एंटी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के उल्टा एंटी डेरिवेटिव, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव वी कॉल इट एज इंटीग्रेशन। हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो हम ये बोलेंगे कि इंटीग्रेशन एग्जैक्टली डेरिवेटिव के उल्टा है। जो मैं डेरिवेटिव में मैंने किया है ना उसके उल्टा अगर मैं कर दूंगा तो मुझे इंटीग्रेशन मिल जाएगा। सो इंटीग्रेशन क्या है बेसिकली, ये पहले अपने दिमाग में क्लियर होना। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव से उसका फंक्शन वापस लाना, ठीक है। वो डेरिवेटिव अगर मुझे प्रोवाइडेड है तो वहां से फंक्शन की तरफ जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज
एंटी डेरिवेटिव और इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, हम उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, अब मैं इंटीग्रेशन को डिफाइन कैसे कर सकता हूं, हम उसके बारे में सोचते हैं। चलिए, अगर मुझे गिवन है दैट डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, चलिए जी ऑफ एक्स ले लेता हूं। एक फंक्शन है मेरे पास जी ऑफ एक्स, तो मैंने जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लिया और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मुझे मिला एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कौन है, एफ ऑफ एक्स। जो डेरिवेटिव मिला है वो एफ ऑफ एक्स है। किसका डेरिवेटिव है, ओके। सो अगर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है, अगर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है, then integral of this f of x is what, g of x. So if the derivative of g of x is f of x, then g of x is called as integral of f of x. तो हम g of x को f of x का इंटीग्रल बोलते हैं, क्योंकि f of x अगर डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल कौन रहेगा, g of x। g of x को उसका इंटीग्रल रहेगा। एंड टू राइट दिस, इसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो वी राइट दिस सिंबॉलिकली एज इंटीग्रल ऑफ f of x with respect to x is g of x। हम उसको सिंबॉलिकली ऐसा लिखेंगे, f of x का इंटीग्रल, दिस साइन इज कॉल्ड एज इंटीग्रल साइन। ओके, दिस इज इंटीग्रल साइन। किसका इंटीग्रल है, f of x का, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, g of x। और ये गिवन क्या था, g of x का डेरिवेटिव कौन है, ठीक है। अगर g of x का डेरिवेटिव f of x है तो f of x का इंटीग्रल कौन हुआ, g of x। ठीक है, सो इफ द डेरिवेटिव ऑफ g of x इज f of x, देन g of x इज द इंटीग्रल ऑफ f of x। तो ये g of x f of x का इंटीग्रल होता है, क्योंकि यहां से हम यहां तक पहुंचने वाले। तो इंटीग्रल हमें क्या देगा, फंक्शन रिटर्न करेगा जिसका आपको डेरिवेटिव पता है। अगर f of x किसी का डेरिवेटिव है तो f of x का इंटीग्रल यानी कौन होगा, वो फंक्शन जिसका f of x डेरिवेटिव होता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। इंटीग्रल हम किस तरीके से राइट करेंगे, डिनोट करेंगे, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, पढ़ते वक्त भी हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ f of x dx। तो dx क्या रिप्रेजेंट करता है, द वेरिएबल विद विच रिस्पेक्ट यू आर इंटीग्रेटिंग, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रल कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर इंटीग्रेट कर रहे हो। सो इंटीग्रल f of x dx इज g of x। ओके, यहाँ पे याद रखना, दिस इज इंटीग्रल साइन, इंटीग्रेशन का साइन हो गया, इंटीग्रल साइन बोलेंगे। दिस इज द इंटीग्रैंड, इसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं, दिस इज इंटीग्रैंड। ठीक है, dx रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डिफाइन करेगा। एंड दिस पर्टिकुलरली इज द इंटीग्रल। g of x मिला है वो हमारे लिए इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल है f of x का, वो इंटीग्रल हो गया g of x। सो दीज आर दी सिंपल नोटेशंस बोलेंगे हम, जो हम इंटीग्रेशन में यूज करने वाले हैं। बट हमारे दिमाग में पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रेशन है क्या। ओके, तो सिंपल समझ लीजिए, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस, डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम ही एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, उसको या तो इंटीग्रल बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे, या फिर उसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये हमारे लिए इंटीग्रल हो गया, कौन, तो g of x इज इंटीग्रल। किसका इंटीग्रल हुआ, f of x। तो g of x अगर इंटीग्रल है, देन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल निकालने का प्रोसेस यानी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस रखना है, या फिर इंटीग्रल यानी क्या, फिर इंटीग्रेशन यानी क्या, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्सेप्ट दोनों ही एक ही है। सिर्फ इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस, इंटीग्रल इज अ फंक्शन। तो जो g of x है वो इंटीग्रल है, किसका इंटीग्रल है, f of x का इंटीग्रल g of x। बट g of x निकालने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन, इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंस है ना, वो ये आते हैं। डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस यानी डिफरेंशिएशन, वैसे ही इंटीग्रल निकालने का प्रोसेस यानी इंटीग्रेशन। ठीक है, दैट इज द सिंपल डिफरेंस। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे उसको, सिंपल सिंपल याद रखना। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंपल इंटीग्रेशन का डेफिनेशन हो गया। क्या बोलेंगे हम, इफ डेरिवेटिव ऑफ g of x इज f of x, देन इंटीग्रल ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x इज g of x।
क्लियर है इंटीग्रल कैसे लिखना है और इंटीग्रल किसको बोलना, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए मेरे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव निकालते जाता हूँ। मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? श्योर? ओके। मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा? श्योर? सबको लगता है? ओके। मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 क्या होगा? 2x। ओके। मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 50 क्या होगा? ओके। सभी फंक्शन को ऑब्जर्व करो। मुझे दिख रहा है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर भी 2x है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी लेते हैं तो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 भी लेंगे तो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 50 लिया तो भी कितना है। फिर मैं ऐसे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट ऐड करूंगा, इनफाइनाइट कांस्टेंट ऐसे मिलेंगे कि वो एक्स स्क्वायर से के साथ ऐड भी किया ना तो भी उसका डेरिवेटिव कितना है, बराबर है। डेरिवेटिव तो चेंज होने वाला नहीं है, डेरिवेटिव सेम ही मिलने वाला है। इसका मतलब ऐसे कितने फंक्शंस होंगे जिनका डेरिवेटिव 2x है? कितने फंक्शंस ऐसे मैं बना सकता हूं जिसका डेरिवेटिव सिर्फ 2x होगा? इनफाइनाइट बनेंगे, बराबर है। अब एज पर अवर डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर मैं इंटीग्रेशन का डेफिनेशन अप्लाई करता हूं तो बताइए फ्रॉम दिस रिलेशन इसको मैं इंटीग्रेशन में कैसे लिखूंगा? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो इसको इंटीग्रल में कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ 2x dx इज व्हाट होगा ऐसा? ठीक है। ये दूसरे को कैसे लिखेंगे अपन? ओके, इंटीग्रल ऑफ 2x dx इज व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 5 बनेगा। इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 10। और कोई लिखना रहा तो मैं लिखूंगा इंटीग्रल 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 50, बराबर है। ये सभी के सभी जो इंटीग्रल मिले वो किसके हैं? सेम फंक्शन है, 2x इज अ सेम फंक्शन। सिर्फ 2x अगर सेम फंक्शन है हमारे पास तो ये एक ही फंक्शन के मुझे इंटीग्रल्स देखो कितने मिल रहे हैं, और हर इंटीग्रल जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? कौन चेंज हो रहा है? बस कांस्टेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने इंटीग्रल्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट इंटीग्रल्स बनेंगे, ठीक है। सिर्फ कांस्टेंट अगर मैं चेंज करते जाता हूँ, ओके। तो ये सभी के सभी इंटीग्रल्स का मैं सेपरेटली लिखते जाऊंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा मैं इसको जनरलाइज एक्सप्रेस कर दूंगा कि भाई इंटीग्रल ऑफ 2x dx है ना, ये फिक्स कितना है? एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर प्लस आप जो चाहे वो कोई कांस्टेंट ले लो, यू टेक सम कांस्टेंट। मैं वो कांस्टेंट को c बोल देता हूँ। c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कि आप कोई भी कांस्टेंट ले लो, अलग अलग कोई कांस्टेंट आप रख दो तो भी आपको ये वैल्यू मिलनी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट बदलते जा रहे हैं। 2x के ऐसे आपको इनफाइनाइट इंटीग्रल्स मिल सकते हैं। यू कैन फाइंड द इनफाइनाइट इंटीग्रल फॉर द सेम फंक्शन, ठीक है। सिर्फ वो हर कांस्टेंट मुझे पता अगर नहीं है, अगर मुझे कांस्टेंट पता नहीं है तो मैं सभी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रख दूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस c बोल दूंगा कि c इज सम कांस्टेंट। बट यहाँ पे मुझे c का वैल्यू पता है क्या? नहीं, ठीक है। अगर c का वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है, इफ आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, ओके, देन सच काइंड ऑफ इंटीग्रल, इस टाइप का जो इंटीग्रल होगा, सच इंटीग्रल इज कॉल्ड एज इनडेफिनिट इंटीग्रल। कौन सा? इनडेफिनिट इंटीग्रल, वेयर दिस कांस्टेंट इज नॉट नोन। अगर हम इसका इंटीग्रल ये लिख रहे हैं और ये कांस्टेंट हम कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू फिक्स नहीं है, देन सच इंटीग्रल इज कॉल्ड एज इनडेफिनिट इंटीग्रल। कौन सा? इनडेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन अगर मुझे इस कांस्टेंट का पर्टिकुलर वैल्यू पता है कि ये कांस्टेंट दूसरा कुछ नहीं है, 5 ही है, इट इज टिपिकली एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो मुझे c का वैल्यू कितना मिला? 5। आई नो द फिक्स वैल्यू ऑफ c। अब जहां मुझे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो भी है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर फिक्स पता है, इफ यू नो द फिक्स वैल्यू, देन सच इंटीग्रल इज कॉल्ड एज डेफिनिट इंटीग्रल।
ऐसे इंटीग्रल को क्या बोलेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल। दो टाइप के इंटीग्रल्स हम पढ़ते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड डिफिनेट इंटीग्रल्स। तो दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है? एक ही डिफरेंस होता है सिर्फ कि अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नोन नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड, उसका वैल्यू पता नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनेट तो उसको आप अनिश्चित बोल सकते हैं कि जिसमें कांस्टेंट पता नहीं है, आपको फिक्स पता नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, ये सभी के सभी फंक्शन एक ही फॉर्म में है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो साथ में कांस्टेंट बदलते जा रहा है। ओके, सो जहां जिस कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का, देन सच इंटीग्रल इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर c की जगह पे मुझे पर्टिकुलर वैल्यू पता है कि वो +5 ही है, देन इट इज डेफिनेट। अगर मुझे पता है कि वो -10 है, फिक्स -10 ही है, देन इट इज डेफिनेट इंटीग्रल। +50 पता है तो देन इट इज डेफिनेट इंटीग्रल। सो इफ यू नो द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, देन इट बिकम्स डेफिनेट इंटीग्रल, अदरवाइज इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो आप अगर वहां पे c का वैल्यू लिख रहे हो तो डेफिनेट बोलो, नहीं c का वैल्यू पता तो इनडेफिनेट। और ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो दैट्स व्हाई एवरी टाइम हम क्या लिखेंगे? उसको +c लिखेंगे, वी विल टेक इट एज +c। सो अब देखिए, जो प्रीवियसली हमने डिफाइन किया था ना, क्या बोला था हमने? डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, ये अगर f ऑफ x है तो हम बोलते हैं कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx क्या होगा? g ऑफ x। बट ये सिर्फ g ऑफ x नहीं होता है, साथ में क्या होता है? कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है। क्योंकि हम ये हमारे सामने एग्जांपल है, ये 2x आने के लिए इनफाइनाइट बन सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट अलग होगा। कांस्टेंट को चेंज करो तो आपको इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन मिल जाएंगे, उसके इंटीग्रल्स भी मिल जाएंगे। तो जब भी हम डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे नॉट ओनली g ऑफ x, हम साथ में क्या बोलेंगे? g ऑफ x प्लस c इज सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमें फिलहाल पता नहीं, और उसके वैल्यू से हमें इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमें पहले क्या पढ़ना है? फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस कैसे होगा, हमें प्रोसेस पढ़ना है, इसलिए कांस्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। और जब कांस्टेंट का हमें जरूरत रहेगा कि भाई पर्टिकुलर फंक्शन ही मुझे निकालना है कि किसका ये डेरिवेटिव था, अगर वो पर्टिकुलर फंक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए हम जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ। ठीक है, तो पहला हम जो पढ़ने वाला है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल, जहां पे हमारे लिए कांस्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट नाउ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कांस्टेंट, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन निकालना कैसे, प्रोसेस कैसे करना। ठीक है, सो बस वो सभी चीजें दिमाग में रख के हमें इधर आगे बढ़ना है। ओके, तो चलिए, तो हम पहले इंटीग्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस एग्जैक्टली किसके रिवर्स है? डेरिवेटिव के उल्टा। तो जो आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं उनको उल्टा कर देंगे तो किसका बनेगा? इंटीग्रेशन का। भाई यही है ना, g ऑफ x का डेरिवेटिव f ऑफ x है, तो f ऑफ x का इंटीग्रल कौन बना? g ऑफ x। तो फिर हर फॉर्मूले को उल्टा बना दो। मैं अगर बोल रहा हूँ कि sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो इसका मतलब क्या हुआ? cos x का इंटीग्रल कौन हुआ? sin x। तो हर फॉर्मूला को हम उल्टा करते जाएंगे डेरिवेटिव को, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनेंगे। तो हम पहला काम क्या करते हैं? हम इंटीग्रेशन के रिलेशंस बना लेते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ बना लेते हैं, तो हम फिर प्रॉब्लम में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ तक सब लोग क्लियर हो गया? डेफिनेशन में किसी को डाउट है कि भाई इंटीग्रेशन क्या है, मुझे समझा ही नहीं है? चलिए, जो लोग ऑनलाइन है वो भी पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है, मैं एक साइड में डिफरेंशिएशन पहले लिखता हूँ, बाद में हम उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो अपने लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, मुझे पता है पहला फॉर्मूला अपना डेरिवेटिव का क्या था, दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस अलजेब्रिक फंक्शन x टू द पावर n क्या था? n x टू द पावर n माइनस 1 था, बराबर है। इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? x टू द पावर n। बट ऐसा फंक्शन सच में मिलने वाला है क्या जिसका इंटीग्रल निकालना है? ऐसा नहीं मिलेगा, हमें फंक्शन क्या मिलेगा? x टू द पावर n ही मिलेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, x टू द पावर n का डेरिवेटिव अगर ये है तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए? यानी उसका इंटीग्रल हमें अगर बनाना है तो इंटीग्रल हमें चाहिए x टू द पावर n। तो यहाँ पे x टू द पावर n आएगा तो यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव में सोचते हैं पहले। यहाँ x टू द पावर n का डेरिवेटिव ये है n इंटू एक्स टू द पावर n। अब मुझे क्या चाहिए?
भाई मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव x टू द पावर n हो। जिसका डेरिवेटिव x टू द पावर n में हो, ऐसा फंक्शन मुझे चाहिए। बताओ किसका डेरिवेटिव ये आ सकता है? अगर x टू द पावर n का डेरिवेटिव ये है तो कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव ये होगा? x टू द पावर n प्लस 1 होगा। लेके देखते हैं x टू द पावर n प्लस 1, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे बताओ तो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा n प्लस 1, सामने आएगा, इंडेक्स सामने आएगा। x टू द पावर क्या होगा? n प्लस 1 माइनस 1, यानी क्या बन जाएगा? n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n बनेगा। जबकि मुझे क्या चाहिए? x टू द पावर n। तो यहाँ से कौन हटना चाहिए? n प्लस 1 हटना चाहिए। ये n प्लस 1 कब हटेगा? जब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? n प्लस 1 से, बराबर है। अब डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो कितना आएगा? x टू द पावर n आ सकता है। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है इसका डेरिवेटिव ये है, लेकिन अपॉन कौन है? ये तो बैलेंस हो गया, तो फिर बचा कौन? x टू द पावर n, बराबर है। अब मुझे क्या चाहिए? इसको मुझे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या बनेगा? फंक्शन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रल x टू द पावर n। नहीं ना, ऐसा फंक्शन सामने आएगा, इसकी गारंटी क्या है? नॉट पॉसिबल। ये आ सकता है रेगुलरली। ठीक है, देखो फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन में, तो बताओ क्या होगा? इसका डेरिवेटिव अगर x टू द पावर n है तो इंटीग्रल में क्या बोलेंगे? x टू द पावर n dx, ये कितना होगा? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हर जगह कांस्टेंट तो रहेगा ही। ठीक है, तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, दैट इज c। ये पहला फॉर्मूला अपने लिए बन गया। x टू द पावर n का इंटीग्रल अगर निकालना है तो वो बनेगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कोई भी ऑल्जेब्रिक फंक्शन ऐसा अगर है अपने पास तो हम उसका इंटीग्रल बना सकते हैं। ओके, अब इसी रिजल्ट को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें एक पता है दैट डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है? 1 होता है ना। इसको इंटीग्रेशन में क्या बोलेंगे? दैट इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज ऑलवेज x। तो 1 का इंटीग्रल हमेशा x रहेगा। x है ना, जो भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रल 1 dx इज ऑलवेज x प्लस c। अब मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या निकाला था हमने? a टू द पावर x log a। तो a टू द पावर x log a होता है, बट इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो कौन आएगा? a टू द पावर x। तो मुझे फंक्शन ये तो मिलने वाला नहीं है, मुझे फंक्शन क्या मिलेगा इंटीग्रल के लिए? a टू द पावर x। मुझे बताओ किसका डेरिवेटिव हमें a टू द पावर x मिलेगा? कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव a टू द पावर x आएगा? फिर हम उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव इतना आना चाहिए? इसका तो पता है ना, a टू द पावर x log a, तो log a हटाना पड़ेगा ना, तब जाके a टू द पावर x बचेगा। तो कौन सा फंक्शन होगा? डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x अपॉन log a, इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि log a कांस्टेंट है। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? a टू द पावर x log a अपॉन log a बैलेंस, तो बचा कौन? a टू द पावर x। तो हम इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये काम का नहीं है, ये काम में आ सकता है। ठीक है, तो मुझे बताओ देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x dx क्या बना? सो इट इज a टू द पावर x अपॉन log a। तो जब भी a टू द पावर x का इंटीग्रल हमें निकालना है तो हमारा इंटीग्रल होगा a टू द पावर x अपॉन log a प्लस। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इंटीग्रल फ्रॉम डेरिवेटिव।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें और एक रिलेशन पता है दैट डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है? ई टू दी पावर एक्स, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली इंटीग्रल भी वही रहेगा। इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। चलिए नेक्स्ट वन, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? वन बाय एक्स होता है। ओके, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स अगर वन बाय एक्स है तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स ये क्या बनेगा? लॉग एक्स प्लस सी। और एक फॉर्मूला बन गया अपने पास, इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x। therefore integral of cos x is equal to sin x plus c। ये ऐसा बनेगा, तो मुझे cos x का इंटीग्रल sin x मिलेगा। नाउ डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? ओके, सो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ sin x क्या बनेगा? अब मुझे पता है कि ये माइनस साइन एक्स है, ठीक है, लेकिन मुझे माइनस साइन एक्स फंक्शन नहीं मिलेगा ना, हर बार फंक्शन क्या मिलेगा? साइन एक्स। तो मैं ये माइनस इधर लगा दूंगा, ठीक है। सो इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन एक्स इज व्हाट? माइनस कॉस एक्स प्लस, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। सुनो, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? क्या होता है? एक्स स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रल में क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रल बनता है tan x प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स ये कितना होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो देयरफॉर इंटीग्रल में बनेगा इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स इज ऑलवेज सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स हमें पता है, दैट इज माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। therefore इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल मिल जाएगा माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए कुछ सिंपल से फॉर्मूली बोल सकते हैं, आप उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल सकते हैं कि ये रिजल्ट्स को यूज करके हमें इंटीग्रेशन निकाल के देखना है कुछ गिवन फंक्शन। पर उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा भी चाहिए, कि बेसिक अलजेब्रा इन द सेंस कि कुछ फंक्शंस का अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है
फिर उनका इंटीग्रल कैसे निकालना, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। तो चलिए वो रूल्स भी लिख लेते हैं थोड़े। यहाँ तक क्लियर है सब लोग, कोई डाउट नहीं है? किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रल निकाल सकते हैं अभी, इतने एटलीस्ट फॉर्मूले जितने हैं, ठीक है। और एक बात क्लियर रही आप, जैसे ये अगर लिस्ट देखेंगे ना फॉर्मूला का, तो वो फॉर्मूला के लिस्ट में आपके पास साइन एक्स का इंटीग्रल है क्या फॉर्मूला अपने पास? इंटीग्रल साइन एक्स। डेरिवेटिव को मत देखो, इंटीग्रल को देखो। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स है, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स है, इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स है, कहाँ है देखो। टैन एक्स का इंटीग्रल लिखे है क्या आपके पास? नहीं है, ठीक है। शेक्सपियर एक्स का इंटीग्रल टैन एक्स है, बट आपके पास टैन एक्स का इंटीग्रल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाएंगे आगे तो कॉट एक्स का इंटीग्रल है क्या आपके पास? नहीं। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स है, बट आपके पास कॉट एक्स का इंटीग्रल नहीं। सो दीज आर सम लिमिटेशंस, ये हमारे पास फिलहाल राइट नाउ अभी हमारे पास ये लिमिटेशंस है कि हमारे पास tan x का इंटीग्रल नहीं। तो जब हमारे पास फंक्शन tan x आया तो हम tan x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये समझ। तब तक नहीं जब तक हम आगे चल के और कुछ मेथड्स नहीं पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड्स आएंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, फिर हम tan x का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिजल्ट है कि जो अभी आपके पास नहीं, जैसे आपके पास log x का इंटीग्रल नहीं है क्या? देख लो, नहीं है, ठीक है। तो जब तक हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे तब तक log x का इंटीग्रल हमें नहीं मिलेगा, पता नहीं लगेगा। ओके, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। डेरिवेटिव में सबके डेरिवेटिव्स पता है आपको, बट इंटीग्रेशन में सभी के इंटीग्रल्स पता नहीं है राइट नाउ एट दिस स्टेज। जब आप आगे आगे इंटीग्रेशन के बाकी मेथड्स पढ़ेंगे वैसे वो फॉर्मूली आपकी बनती जाती है, ठीक है। तो वो अपने इतना कोई काम का नहीं है फिलहाल राइट एट दिस स्टेज। तो हमें इंटीग्रेशन का प्रोसेस सिर्फ समझना है कि हाउ टू फाइंड इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है ना सब? इसलिए बता दिया आपको कि आप दिमाग में वो रखो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे भी tan x का इंटीग्रल हमें पता नहीं है, अभी पता नहीं है, cot x का नहीं पता, log x का नहीं पता, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा बेसिक रूल्स भी समझ लीजिए। जैसे मुझे पता है कि इंटीग्रल f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये दोनों का अगर मुझे इंटीग्रल निकालना है, दो फंक्शन के एडिशन का इंटीग्रल निकालना है, इट इज इंटीग्रल ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शन, दिख रहा है। अब ये दो फंक्शंस के एडिशन का अगर मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है तो वो कैसे निकलेगा? एडिशन का इंटीग्रल क्या रहेगा? तो बी क्लियर, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सिंपल सा रूल होगा, कोई अलग रूल यहां से नहीं लगाना है। ओके, सो इंटीग्रल ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शंस इज व्हाट? इज द इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये एडिशन का रूल रहेगा फॉर इंटीग्रेशन। ओके, दूसरा जो रूल रहेगा दैट इज फॉर सब्ट्रैक्शन। आपको दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन दिया है और उसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो दो फंक्शन के सब्ट्रैक्शन का इंटीग्रल हमारे क्या रहेगा? अगेन द इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। दिस इज द रूल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। तो दो फंक्शन के सब्ट्रैक्शन को इंटीग्रेट करना मतलब पहले फंक्शन का इंटीग्रल माइनस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल। मिल गया? अब सेम रूल मैं प्रोडक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सो मुझे अगर निकालना है कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो वो हम नहीं निकाल सकते एट दिस स्टेज, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए जो रूल लगता है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके एक कंप्लीट पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन में, तो वो प्रोसेस आपको कंप्लीटली सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब जेई का पार्ट आता है। तो प्रोडक्ट का रूल हम अभी नहीं लगाएंगे। क्वोशिएंट का निकालना है तो उसके लिए हमारे पास और एक सेपरेट मेथड आता है इंटीग्रेशन का, तो वो डेरिवेटिव के जैसा नहीं होगा कि सिंपल रूल लगा दिया और मिल गया डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में वो प्रोसेसेस कंप्लीट अलग होती है। सो दैट्स व्हाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दो रूल फिलहाल हम यूज करेंगे। इसके अलावा देख लो, अगर मुझे इंटीग्रल निकालना है, एक जस्ट मिनट पहले, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर मुझे पता है कि ये जी ऑफ एक्स प्लस सी है, ठीक है,
अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स है, ये मुझे अगर पता है, एक्स कौन है यहाँ पे, एक सिंगल लीनियर ऐसा वेरिएबल दिख रहा है। अब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल अगर जी ऑफ एक्स होता है, फिर मुझे अगर कोई फंक्शन ऐसा मिलता है इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, क्या हुआ, एक्स को रिप्लेस किया किसने, एक लीनियर पॉलिनोमियल ने, ए एक्स प्लस बी इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो एक्स की जगह पे अगर ए एक्स प्लस बी आता है, तो फिर इसका इफेक्ट इंटीग्रल पे क्या होगा, इंटीग्रल पे इफेक्ट इतना ही होगा दैट जो इंटीग्रल होगा वो जी ऑफ ए एक्स प्लस बी ही रहेगा। अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज आल्सो व्हाट, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। एक्स को रिप्लेस किया ए एक्स प्लस बी ने, यहां भी एक्स को रिप्लेस किसने किया, ए एक्स प्लस बी ने। बट एडिशनली क्या होता है, एक्स की जगह अगर ए एक्स प्लस बी आता है तो जी ऑफ ए एक्स प्लस बी इज बी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय ए एंड देन प्लस सी। क्या हुआ, इसका जो इंटीग्रल है वही इंटीग्रल यहां भी मिलेगा, जी ऑफ एक्स प्लस बी, सिर्फ जो एक्स का कोइफिशिएंट है वो कौन था, ए, तो उसका 1 बाय ए से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट विल बी द रूल फॉर दिस काइंड ऑफ इंटीग्रल। ओके, सो ये अनदर एक रूल है इंटीग्रेशन का जो आपको याद रखना है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज ऑलवेज 1 बाय ए जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस। ठीक है, अब इसका इस रूल का मीनिंग क्या होता है वो समझ लो, मैं इधर समझा देता हूं। हमें पता है इंटीग्रल ऑफ cos x dx क्या होता है, फॉर्मूले तैयार है अपने पास। इंटीग्रल ऑफ cos x dx क्या होता है, sin x प्लस, ये मुझे पता है कि cos x का इंटीग्रल sin x। अब मुझे अगर किसी ने पूछा भाई इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 2x प्लस 3, ये निकाल, मुझे cos x का पता है, इसका नहीं पता। लेकिन ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि इंटीग्रल ऑफ cos x 2x प्लस 3 है ना, ये क्या रहेगा, ये sin 2x प्लस 3 ही रहेगा। कितना रहेगा, साइन होता है ना, साइन ही रहेगा 2x प्लस 3। बट एडिशनली क्या होगा, जो x का कोइफिशिएंट है वो उसका मल्टीपल बनेगा 1/2, दैट इज 1 बाय a। ठीक है, सो इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 2x प्लस 3 dx इज 1/2 साइन ऑफ 2x प्लस एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस। तो उस रूल का मतलब ये होता है। तो कभी अगर ऐसा फंक्शन आया तो, लेकिन ये भी याद रखना ये किसके लिए है, 2x प्लस 3 एंड ए लीनियर पॉलिनोमियल। अगर गलती से यहाँ पे x² आता है तो फिर ये रूल काम का नहीं, उसका इंटीग्रल ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ओनली ax प्लस बी फॉर्मेट, लीनियर अगर पॉलिनोमियल है। चलिए, तो सभी फॉर्मूले के बारे में क्लियर है अभी। इधर जो लोग ऑनलाइन हैं आप भी क्लियर हो, क्या समझ गया, क्या सब कुछ क्लियर हो तो बताइए। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट क्लास भी है, उसका टाइम हो रहा है शायद 11:30, बट फिर भी हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं आज प्रैक्टिस के लिए। पहले यहाँ तक क्लियर हो ना, फॉर्मूले बिल्कुल श्योर, x टू द पावर n का कैसे निकालना है पता है सब। ओके, चलिए तो हम कुछ सिंपल फंक्शंस के इंटीग्रल्स निकाल के देखते हैं। ओके, तो मैं एक कॉमन क्वेश्चन लिख लेता हूं यहाँ पे, इवैल्यूएट। जो भी गिवन है हमें उसको इवैल्यूएट करना है। तो ये अपना पहला प्रॉब्लम है, x² प्लस 2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रल हमें निकालना है, x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ओके, समझ लेते हैं पहले। तो मुझे कल इसका इंटीग्रल निकालना है तो मैं क्या समझूंगा, ये जो भी गिवन है ना, इसका इंटीग्रल हम मान लेते कि चलिए दिस इंटीग्रल इज से सम i, उसको हम i से डिनोट करते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ दिस इज i x² प्लस 2x प्लस 3। ओके, अब आगे तीनों का एडिशन,
तो तीनों के एडिशन का इंटीग्रल मतलब क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x dx प्लस इंटीग्रल 3 dx हो जाएगा। यही अपना एडिशन रूल था। सम ऑफ द टू फंक्शंस अगर गिवन है, सम और डिफरेंस, फिर उसका कंप्लीट इंटीग्रल यानी हर टर्म का सेपरेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रल 2x dx, इंटीग्रल 3 dx, अब आज का एडिशन का रूल लगा दिया हमने। अब हर किसी का इंटीग्रल निकालते हैं। अब बताओ मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या बनेगा? तो ये x टू द पावर n वाला रूल लगेगा। x टू द पावर n क्या होता है इंटीग्रल? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? x टू द पावर 2+1। अब 2+1 डायरेक्टली लिख लेते हैं 3, तो अपॉन भी क्या होगा? 2+1 यानी 3, क्योंकि n की वैल्यू अगर 2 है तो x टू द पावर 2+1 अपॉन 2+1 दैट इज x³ अपॉन 3 प्लस 2x का इंटीग्रल। अब यहाँ पे याद रखना 2 इज कांस्टेंट, 2 कौन है? कांस्टेंट, तो इंटीग्रल किसका निकलेगा? x का। इंटीग्रल x क्या हो गया? x टू द पावर 1 लगाओ, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, x स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा x का इंटीग्रल, क्योंकि x का पावर अगर 1 है तो 1+1 अपॉन 1+1, तो x टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस यहाँ भी 3 कांस्टेंट है तो वो सेपरेट रहेगा बाहर, बचेगा कौन? 1 dx। बताओ 1 dx कितना होता है? इंटीग्रल ऑफ 1 लिखा हुआ है अपने फार्मूले में। हाँ, कितना होता है 1 का इंटीग्रल? x, और सबके लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c। ठीक है, सबके लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लास्ट में लगा दिया, दैट इज प्लस। तो और कुछ कैलकुलेशन पॉसिबल है क्या? हाँ, 2 बैलेंस हो रहा है। तो देखिए मुझे कंप्लीट इंटीग्रल क्या मिला? x³/3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। चलिए, तो ये इंटीग्रल हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 5x टू द पावर 4 माइनस 6x² प्लस 7x dx। सबका इंटीग्रल है तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 5x टू द पावर 4 dx माइनस इंटीग्रल 6x² dx प्लस इंटीग्रल 7x dx। सबको सेपरेट कर दिया हमने। ओके, अब निकालो इंटीग्रल। 5 तो कांस्टेंट है, 5 को सेपरेट रखेंगे इनटू x टू द पावर 4 का इंटीग्रल। अब x टू द पावर 4 का इंटीग्रल क्या होता है? x टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 6x² है तो 6 को साइड में रखो, पहले x² का इंटीग्रल निकालो। ये हो जाता है x³ अपॉन 3। ठीक है, प्लस 7x का, तो 7 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल, और सबके लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज प्लस c। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रल। अब कैलकुलेशन पॉसिबल है तो कर लेते हैं। 5 बैलेंस हो रहा है, ये बना अपने पास x टू द पावर 5। ये 3 भी बैलेंस हो रहा है, 3 2 जार बन रहा है, सो माइनस 2x³। उधर कुछ नहीं हो सकता है, प्लस 7x² अपॉन 2 प्लस c, विच इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। चलिए, जो लोग ऑनलाइन है सब लोग क्लियर हो क्या? देख लो। क्लियर है? होशांग का कहना है कि वो क्लियर है। चलिए, आप लोगों को समझ गया है इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे निकालना है। इसके जो प्रॉब्लम्स होंगे कल कंटिन्यू करते हैं। आज आपका काम क्या है? आप सिर्फ फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। जितनी भी लिस्ट आपके पास लिखी है इंटीग्रल्स की, सब बिल्कुल प्रिपेयर रहो, तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी निकल जाता है। कल और अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देखेंगे हम,
उससे आपका इंटीग्रेशन का आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, कल कंटिन्यू करते हैं।